Hello friends, welcome back to V Star Education YouTube channel and you are watching Metabolism series and इस Metabolism series में आपका आज का टॉपिक होने वाला है क्रैब साइकिल के ऊपर। इस क्रैब साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लेक्चर थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन आपको एक एक बेसिक एंड एडवांस बात यहाँ पर पता लगने वाली है इस क्रैब साइकिल के बारे में। ठीक है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा लेक्चर लंबा जाएगा लेकिन फन के साथ इसको पढ़ेंगे एंड निमोनिक्स भी देखने वाले हैं इसमें गाइस। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल के ऊपर कि आपका क्रैब साइकिल क्या होता है। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं मेटाबॉलिज्म के ये लेक्चर नंबर 7 है, यानी कि 6 लेक्चर इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बहुत कुछ बेसिक बातें बताई थी एंड उसके बाद हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पे गए थे, फिर हमने फर्मेंटेशन देखा था, फिर उसके बाद हमने अनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखा था कि फर्मेंटेशन एंड आपका अनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। बट गाइज मैं आपको वहां पर एक चीज बताना भूल गया था जो कि मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं। वहां पर मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड कोड बताना भूल गया था जो कि मैं आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड करा रहा हूं। एंड याद रख लेना, जो मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस बताया था वहां पर बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैंने आपको वहां पर डिस्कस किया था, ठीक है ना, डिटेल में। तो यहाँ पर मैं आपके पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आपको यहाँ पर मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ। एक एक बात मैंने आपको बताई थी, लाइक आपके कितने स्टेप होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है, कहाँ पर काइनेज होता है, डी का आपका जितने भी डिहाइड्रोजनेज कहाँ पर होता है, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कहाँ पर मिलती है, आपका ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, कौन से इसमें इनिबिटर होते हैं, कौन से इसमें रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर में भी पॉजिटिव निगेटिव एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ये सारी चीज मैं गाइज बता चुका हूं आपसे। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। देखना है तो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि इससे पिछले वाले पार्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ, वो निमोनिक्स आपको याद रखना है। क्या था, स्टार्टिंग में आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 1 विस फॉस्फेट बनता है। यहाँ तक आपकी जो है 2 एटीपी का यूज कर लिया जाता है एंड ग्लूकोज से लेकर के फ्रक्टोज 1 6 विस फॉस्फेट तक ये आपका 6 कार्बन का ही बना हुआ रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि फ्रक्टोज 1 6 विस फॉस्फेट को ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको क्लीव किया जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम होता है एल्डोलेज एंड ये आपका जो है 2 पार्ट में टूट जाता है। पहले को बोलते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या बोलेंगे, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर जिसको हम GLAP के नाम से भी जानते हैं। एंड दोस्तों दूसरा होता है आपका DHAP, ठीक है ना, DHAP। अब यहाँ पर क्या होता है कि DHAP को हमारी जो सेल्स होती है वो यूज नहीं कर सकती, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में या फिर आपका GLAP में कन्वर्ट किया जाता है। एंड यही आपका 5वां स्टेप होता है गाइस, ठीक है ना। एंड ये जितनी भी है आपने ऊपर की स्टेप देखी, ये सारी के सारी आपकी प्रिपरेटरी फेज में आते हैं। इसके बाद आपकी आती है पे ऑफ फेज, जहां पर आपको एनर्जी मिलती है, सबस्ट्रेट लेवल की एनर्जी मिलती है। यहाँ पर आपको एक NADH का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। कहां पर होता है, इससे पिछली क्लास में आपको गाइज बता चुका हूं। यहाँ पर देखो, जैसे आपका GLAP में या फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर अब आपका क्या होने वाला है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, वो जुड़ेगा आपका 1 यानी कि कार्बन नंबर 1 पे एंड ये बना देगा आपका 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाएगा, 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। अब ये 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा एंड ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने वाला है। एंड यही आपका जो है बाद में जाकर के फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एंड देन आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 10 स्टेप देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, टोटल 10 स्टेप देखने को मिल रहे हैं। अब बच्चों को ये याद कैसे करने हैं, तो बड़े ही मजेदार एंड झर्राटेदार आपको जो है ट्रिक्स देखने को मिलेगी। देखो भाई साहब, स्टार्टिंग में यहाँ से हम G उठाएंगे, यहाँ का भी G उठाएंगे तो 2 G हो गए, एक F यहाँ का उठाएंगे, एक F यहाँ का उठाएंगे, यानी कि 2 F होगा, ठीक है ना, 2 G 2 F, ठीक है ना। तो इसको हमने बोल दिया GF2, ठीक है ना, GF2 समझने के लिए अपने, ठीक है ना। यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही, लेकिन हमने अपने समझने के लिए
बोल दिया। अब यहाँ से देखो फ्रक्टोज, यहाँ से जो फ्रक्टोज था वो दो भागों में टूट रहा था। एक था आपका GLAP जिसको हमने ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोला है, एंड दूसरा आपका DHAP। तो यहाँ का हमने G उठाया, यहाँ का हमने D उठाया, इसको लिख दिया हमने GD। GD यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन, इस कोड के अंदर GD का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर है आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये सारी की सारी यहाँ तक जो था आपका ये आपकी क्या कौन सी फेज थी, प्रिपरेटरी फेज थी। तो इस प्रिपरेटरी फेज को हमने केवल एक लाइन में ले लिया, यानी कि GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया, ठीक है ना। GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया, पहले 2G लगाओ फिर 2F लगाओ, तो आराम से हो गया आपका GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करना है भाई साहब, तो उसके बाद आपकी पे ऑफ फेज आ जाती है, यानी कि ये सारी की सारी आपको पे ऑफ फेज दिख रही है। तो पहले ही आपका क्या बनेगा, विस फोस्फोग्लिसरेट, यानी कि यहाँ से हमने बी को उठाया, यहाँ से हमने आपका पी को उठाया, एंड यहाँ से हमने आपका जी को बनाया, इसको हमने बना दिया बीपीजी। बीपीजी बोल लो या फिर बियर पीने गए, ठीक है ना। हमने इसको खाली बोल दिया कि GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया, उसके बाद दोनों के दोनों बियर पीने के लिए गए, यानी कि बिस फोस्फोग्लिसरेट, बिस फोस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना। 1,3 यहाँ पर आप आराम से 1,3 ये चीज आप याद रख सकते हो। अब जैसे ही बियर पीने गए तो बियर पीते उन्होंने क्या काम किया, पहले तो 3 पैग, यानी कि यहाँ से आप पी उठाओ एंड यहाँ से आप जी उठाओ, तो इसको उन्होंने बना दिया पैग। पहले 3 पैक पिए, फिर उसके बाद 2 पैक पिए, ठीक ना। पहले 3 आएगा एंड फिर 2 पैक आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया, उसके बाद बियर पीने गए जहां पर 3 पैक लगाए, 2 पैक लगाए, फिर इतनी पीने के बाद, यानी कि उन्होंने इतनी पी ली, ठीक है ना। इतनी पीने का मतलब क्या है, यहाँ से आपका पी उठाया, यहाँ से आपका ई उठाया, यहाँ से आपका पी दोबारा से उठा लिया, यानी कि PEP, ठीक है ना। इसको हम पैप के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हमने कोड में बना दिया। फिर इतनी पीने के बाद प्राइवेट बात की, प्राइवेट का मतलब होता है आपका पायरुवेट, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा आपका सिंपल सा कोड बन गया है, इसको आप कभी नहीं बोलोगे कि भाई GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया। पहले क्या है कि ग्रुप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ठीक ना। आप यहाँ पर ये लिख लेना चाहे तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में GF2 से ग्रुप डिस्कशन किया, उसके बाद बियर पीने गए जहां पर 3 पैक पिए, 2 पैक पिए, फिर इतनी पीने के बाद, यानी जब इंसान इतनी पी लेता है तो फिर भाई साहब GF वो इसलिए जो है उन्होंने प्राइवेट बात की, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये कोड है, जिसको रखना है भाई रख लेना, जिसको नहीं रखना और भी अच्छी बात है। तो ये आपका कुछ रह गया था पोर्शन जो कि आपको मुझे बताना था, सो मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए आइए बात करते हैं अब आपके आपके जो है सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो अब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं आपका क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब इस क्रेब्स साइकिल को दोस्तों हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि इसी को हम बोलते हैं सिट्रिक साइकिल, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी को बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, भी इसी को बोला जाता है। अब ये दो नाम कहां से पढ़े एंड क्रेब्स नाम कहां से पढ़े, वो चीज समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बात करता हूं मैं क्रेब्स के लिए कि क्रेब्स नाम कहां से पढ़ा। तो क्रेब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक बायोकेमिस्ट थे, एंड इन्होंने ही इस क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम पड़ गया क्रेब्स साइकिल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, दूसरा आता है आपका सिट्रेट को बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आपका सिट्रेट को बोलते हैं। तो सिट्रेट को ध्यान में रखने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ पीछे चलना पड़ेगा। पीछे का मतलब है आपको सदियों पुराने मतलब दौर में नहीं जाना, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो देखना है। क्या था कि आपके पास ग्लूकोज था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपके पास ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था आपका पायरुवेट में, ये कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में, एंड इसको हमने बोल दिया था ग्लाइकोलाइसिस। इसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपका हो रहा था साइटोसोल में। आई होप गाइस इतनी बात आपको पता हो। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट में गया, अब ये पायरुवेट क्या काम करेगा, ये पायरुवेट चला जाएगा आपका मैट्रिक्स के अंदर, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर गया। एंड ये पायरुवेट जो होगा ये आपका कन्वर्ट हो रहा था आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो रहा था, आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहा था। बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखा था गाइज हमने इसको, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपका एक एंजाइम्स काम में आता है जिसको बोलते हैं
पायरुवेट पायरुवेट और डिऑक्सीजिनेज, जिसको हम बोल रहे थे पायरुवेट डिऑक्सीजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपके तीन एंजाइम्स आते हैं, E1 E2 E3। हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से आपका पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में इतनी, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स ए बना है, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए बना है, अब यही आपका जाता है क्रैब्स साइकिल के अंदर, यही जाता है आपका क्रैब्स साइकिल के अंदर। बट ये यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स में है, ये आपका रिएक्शन करता है एक सबस्ट्रेट से, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटेट, जिसको क्या बोलेंगे, ऑक्जेलो एसिटेट बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटेट के नाम से ये जाना जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स ए एंड ऑक्जेलो एसिटेट, ये दोनों मिलकर के अपना पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि होता है आपका सिट्रिक एसिड, जो कि आपका होता है सिट्रिक एसिड। एंड पहला प्रोडक्ट आपका सिट्रिक एसिड है, इसलिए आपको इसका सिट्रिक एसिड या साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका सिट्रेट एसिड साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं, इतनी बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो आपको पता चला कि क्रैब्स साइकिल किस नाम पे पड़ी, सिट्रिक एसिड साइकिल किस कैसे बोलते हैं हम इसको। तीसरा है आपका ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल, ठीक है ना, ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल, ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो वैसे तो मैं हालांकि आपको आगे बताने वाला था, लेकिन आप यहीं पर समझो। जो आपका सिट्रेट होता है ना, ये जो आपका सिट्रेट बना है, देखो हुआ क्या है कि स्टार्टिंग में आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये आपको दिख रहा होगा एसिटाइल कोएंजाइम्स। ये कहां से आ रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से आ रहा है, ठीक है ना, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से आ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम्स, जो कि आपका 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। अभी बात करेंगे गाइज हम कार्बन के भी, कि किसमें आपका कितने कार्बन होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या काम करेगा, एसिटाइल जो है आपका ऑक्जेलो एसिटेट, ये जो आपको ऑक्जेलो एसिटेट दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाली है। एंड यहाँ पर आपका जो को एंजाइम्स में वो तो निकल जाएगा अलग, वो निकल जाएगा अलग। एंड पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनने वाला आपका सिट्रेट नाम का। अब ये जो सिट्रेट नाम का प्रोडक्ट बना है, इसी के बेस पे या तो हम इसको सिट्रेट एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, क्रैब साइकिल को बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बारी आती है ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल की, कि इसको आपका ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड साइकिल हम क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर देखने की कोशिश कर लेना, ये जो आपका सिट्रेट होता है ना, यहाँ पर आपके 3 कार्बोक्जिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए बोला ट्राई कार्बोक्जिलिक। कहां पर पाया जा रहा है, एक तो कार्बोक्जिलिक ग्रुप आपका ये पाया जा रहा है, दूसरा कार्बोक्जिलिक ग्रुप आपका ये पाया जा रहा है, एंड तीसरा कार्बोक्जिलिक ग्रुप आपका ये पाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इसको ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस साइकिल के आपके 3 नाम हो गए, पहला क्रैब साइकिल जो कि साइंटिस्ट के ऊपर था, दूसरा सिट्रेट एसिड साइकिल जो कि आपका पहले प्रोडक्ट के नेम पे था, तीसरा ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल क्योंकि पहला जो आपका प्रोडक्ट बनना है वो सिट्रेट है, एंड सिट्रेट में आपका 3 कार्बोक्जिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया ट्राई कार्बोक्जिलिक साइकिल। आगे बात समझ में आई होप गाइज, अब आपको नाम यहाँ पर डिस्कस मतलब डिटेल में यहाँ पर पता चला होगा। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, एंड उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाने वाले हैं, ठीक है ना। आई इतनी बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपका, जैसे कि हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इट इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी फॉर दिस, आपके जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उन सब में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है टू रिलीज स्टोर एनर्जी। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो स्टोर एनर्जी है, स्टोर एनर्जी किस किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट में, प्रोटीन में। इस आपकी जो जितनी भी स्टोर एनर्जी है, इस स्टोर एनर्जी को फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये क्रैब साइकिल को जो है परफॉर्म्स की जाती है। यानी कि क्रैब साइकिल आपकी जो है परफॉर्म्स कराई जाती है, जहां पर आपको एक एटीपी देखने को मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, FADH2 मिलेगा, NADH मिलेगा, ATP यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको GTP भी देखने को मिलता है। बात करेंगे आपको ATP कहाँ पर मिलेगा एंड GTP यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, क्या वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है,
या फिर वो आपका ऑक्सीडाइज फास्फोराइलेशन होता है, या फिर आपका फोटोन फास्फोराइलेशन होता है। तीनों के क्या मतलब होते हैं इससे पिछली क्लास में गाइज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आई इतनी बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़े से कैरेक्टर देखो कि आपका क्रेब्स साइकिल के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये आपके किससे होंगे? तो एसिटाइल कोएंजाइम से आपके जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इसलिए इसको बोला ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपका जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एक बार प्रोडक्ट आपका बन गया तो वो आपका रिवर्स बैक नहीं हो सकता, वो आपका रिवर्स बैक नहीं हो सकता। यानी कि एक बार अगर आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स प्लस जो आपका ऑक्जेलो एसिटेट था उसने रिएक्शन कर ली, एंड करने के बाद सिट्रेट बना दिया, तो ये आपका बैक नहीं जा सकता, यानी कि सिट्रेट ही वो आपका रह जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके 4 स्टेप है, ठीक है ना, 4 स्टेप आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, यानी कि टोटल आपके 8 स्टेप होते हैं इस क्रैब्स साइकिल के अंदर। टोटल आपके 8 स्टेप होते हैं, जहां पर आपके 4 स्टेप पे जो है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 3 जगह तो इसको एक्सेप्ट करता है कौन? Na+, 3 जगह इसको एक्सेप्ट करेगा Na+, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? NADH में, ठीक है ना, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 1 एक्सेप्टर आपका होता है FAD, ठीक है ना, FAD। अब ये जो आपका FAD होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका लिख रहा हूं, ये जो FAD होता है ये FAD इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा आपका FADH2 में, ठीक है ना। ये FADH2, FAD, NAD+, NADH क्या होते हैं बेसिक क्लास में मैं गाइज आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। यानी कि चार स्टेप पे आपका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहां पर कौन से स्टेप पे होता है वो चीज भी गाइज हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो कि ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन 2 स्टेप। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। अब इस ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन है, इस डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है गाइज के CO2 का रिमूवल होना, यानी कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ठीक है ना। ये आपका 2 स्टेज में होता है, यानी कि 2 स्टेप में आपका जो है परफॉर्म होता है। 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टेप नंबर 3 एंड एक होता है स्टेप नंबर 4, ठीक है ना, स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4। इसके बाद 5th स्टेटमेंट पे चलो, जो कि आपका इंपोर्टेंट है, यानी कि डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस अकर इन 4 स्टेप। एक्चुअल में ये 3 नंबर का ही आपका आगे लेकर के जाने वाला स्टेप बोल सकते हो, जहां पर आपका डिहाइड्रोजिनेज मिलता है। डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस अकर इन 4 स्टेप। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है पहले भी बता चुका हूं। मान लो ये कोई आपका एक्स कोई भी सबस्ट्रेट है। अब ये क्या होता है, अगर एक्स सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन को लूज करे, एक्स सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन को लूज करे, एंड लूज करने के बाद ये आपका वाई में चेंज हो जाए, एंड ये जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इस इलेक्ट्रॉन को या तो एक्सेप्ट कर ले आपका Na+, यानी कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है ना, Na+ की ऑक्सीडाइज फॉर्म है, या फिर इसको आपका जो है यूज कर ले, इस इलेक्ट्रॉन को जो है अपने ऊपर एक्सेप्ट कर ले कौन? FAD, ठीक है ना, FAD। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है डिहाइड्रोक्सीजिनेशन भी इसको बोल सकते हैं। एंड जो यहाँ पर एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स का नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर डिहाइड्रोक्सीजिनेशन यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था, मैं आपको PDF में सही कर दूंगा। ये कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 8 पर यहाँ पर आपका जो है परफॉर्म होता है। इसमें भी अगर मैं आपको क्लियरिटी में बताऊं तो एक तो आपका 2 एंड 3 एंड 8, यहाँ पर आपका एक्चुअल में NAD से बनता है आपका NADH, ठीक है ना, क्या बनेगा? NADH बनने वाला है। जबकि स्टेप नंबर 6 यहाँ पर बनता है आपका FAD से बनेगा आपका FADH2, ठीक है ना, FAD से बनेगा आपका
FADH2, जहां पर एक्चुअल में क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिया जाता है एंड ये जो फॉर्म बना रहे हैं हम आपका FADH2 हो या फिर आपका NADH हो, ये आपके रिड्यूस फॉर्म होती है। इस बात को याद रख लेना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, वो सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूं। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट देखो कि इट इज रेगुलेटेड प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि आपका ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि ये आपका रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये आपका रेगुलेटेड प्रोसेस भी होता है। इसके बाद देखो कि इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। टोटल इसमें आपके 8 स्टेप होते हैं, यानी कि 8 स्टेप में ये टोटल होता है। इन यूकैरियोटिक्स ये होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो प्रोकैरियोटिक्स होता है उनके अंदर ये साइटोसोल में होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर जो आपके 8 स्टेप होते हैं, 8 स्टेप में आपके कुछ हम कह सकते हैं कि ब्रॉड जो उसमें रिएक्शन होती है, वहां पर कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होती है वो देखो। फर्स्ट में होगा आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? जहां पर आपका जो है वाटर रिमूव हो, यानी कि H2O रिमूव होने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और केवल H2O ही नहीं, H2O ही नहीं, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर इथेनॉल, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? या तो आपका इथेनॉल रिमूव हो उसको भी हम आपका कंडेंसेशन बोलते हैं, H2O रिमूव हो उसको भी हम कंडेंसेशन के नाम से ही जानते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका H2O आपका रिमूव होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। दूसरा जो स्टेप होता है वहां पर होता है आपका डिहाइड्रेशन एंड आपका हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं एक साथ। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो काम होता है कि जो आपका OH यानी कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको कार्बन से चेंज किया जाता है, इसको कार्बन से चेंज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका पहले डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि सबसे पहले आपका H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, फिर आपका हाइड्रेशन होगा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को दोबारा से ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल को दोबारा से ऐड किया जाएगा। एंड यहाँ पर जो स्टेप नंबर 3 एंड 4 होंगे, 3 एंड 4 में आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। एंड यहाँ पर गाइज आपके 3 एंड 4 पे याद रख लेना, 3 एंड 4 पे क्या होने वाला है? एक्चुअल में ये आपका यहाँ पर 2 नहीं है, ये आपका 3 एंड 4 है। ये आपका 3 एंड 4 है, इसको 3 एंड 4 कर लेना, मैं आपको सही करके दे दूंगा PDF में। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस भी होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है? डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस होगा, जहां पर आपके NADH का फॉर्मेशन होगा। NADH का फॉर्मेशन होने वाला है 3 और 4 स्टेप पे, यानी कि तीसरे और चौथे स्टेप पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाते हुए दिखाई देगी एंड आपके NADH भी बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है ना। एंड स्टेप नंबर 5 पे आपका फास्फोराइलेशन होगा। स्टेप नंबर 5 पे आपका फास्फोराइलेशन होने वाला है, मतलब कि आपका जो है ATP या फिर आपका GTP बनने वाला है। अब देखो आपका ATP कब बनता है एंड GTP कब बनता है, याद रख लेना। जो आपका ATP होता है वो आपका बनता है किसमें? तो वो बनता है आपका प्लांट सेल के अंदर, वो बनता है आपका प्लांट सेल के अंदर। जो आपका GTP होता है, ये GTP बनता है आपका एनिमल सेल्स के अंदर, यानी कि हमारे अंदर आपका GTP बनने वाला है। एंड ये जो आपका फास्फोराइलेशन हो रहा है, ये जो आपका ATP GTP बन रहा है, ये एक्चुअल में क्या काम होता है यहाँ पर? कि यहाँ पर काम ये होता है कि डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल का होता है। एक्चुअल में जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है, जो आपकी किताबें हैं, वहां पर तो आपका सबस्ट्रेट लेवल ही लिखा हुआ है, लेकिन गाइज मैं जहां तक अपनी उससे देखता हूं तो मुझे सबस्ट्रेट लेवल का नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज किया जाता है, यानी कि HPO4 इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ से आपका फॉस्फेट लिया जाता है, यहाँ से आपका फॉस्फेट लिया जाता है। देन आपका ये फॉस्फेट ADP से जाकर के रिएक्शन करेगा, ADP से जाकर के रिएक्शन करेगा एंड देन ये कन्वर्ट होता है आपका ATP में, ठीक है ना। तो ये मुझे कहीं से भी किसी भी प्रकार से सबस्ट्रेट लेवल का नहीं लगता, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है तो चलो भाई हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना, तो इस बात को याद रख लेना। वैसे मैंने स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं देखा ये आपका सबस्ट्रेट लेवल, स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं देखा मैंने। जो आपकी बेसिक बुक रहती है ना, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी इंडियन पब्लिकेशन की, उनको मैं स्टैंडर्ड बुक में गिनता ही नहीं, ठीक है ना। तो उनमें देखा है कि सबस्ट्रेट लेवल लिखा हुआ है, लेकिन इंडियन एक्चुअल में क्या करते हैं, जो इंडियन ऑथर्स होते हैं वे क्या करते हैं, आपको पता है कॉपी पेस्ट ही उनकी चलती है, ठीक है ना। तो अब पता नहीं जाने कहाँ से उन्होंने सबस्ट्रेट लेवल लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, आपको सबस्ट्रेट लेवल ही याद रखना है। तो ये आपके फिफ्थ स्टेज पे हो रहा है। सिक्स स्टेज पे आपको डिहाइड्रोजिनेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डिहाइड्रोजिनेशन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको FAD याद रख लेना, FADH2 का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर आपका वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। देन सबसे लास्ट में आपका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यानी कि यहाँ पर आपका NADH बनने वाला है, NADH बनने वाला है। आई बात समझ में? तो ये था गाइज आपके लिए कुछ बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कंडेंसेशन यानी कि वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव हो रहा है, हाइड्रेशन वाटर एंटर हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, फास्फोराइलेशन मतलब फोस्फेट ग्रुप का जो है एडिशन हो रहा है ADP में, तो वो आपका ATP में बनना है। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेगा आपका कोई भी NADH या फिर आपका FADH। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपका FAD होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका FAD होता है, जो कि आपका बदल जाता है FADH2 में। हाइड्रेशन मतलब वही वाटर का लेना, डिहाइड्रोजिनेशन अभी बताया है जस्ट मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जो है क्लियर हुई होगी कि इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। आगे बात समझ में, तो चलो इसको मैं बाद में ही बताऊंगा, पहले आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर और समझा देता हूँ। तो देखो भाई साहब, हमने देखा कि आपकी 8 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। कितने स्टेप प्रोसेस है? 8 स्टेप प्रोसेस है। एक्चुअल में ये स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम्स आपका 2 कार्बन का है। कितने कार्बन का? आपका 2 कार्बन का होने वाला है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये रिएक्शन जाकर के कहां से करेगा? ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्शन करेगा। कहां पर रिएक्शन कर रहा है? ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्शन कर रहा है। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम्स एंड ऑक्जेलो एसीटेट मिलकर के क्या बनाएंगे? सिट्रेट बनाने वाले हैं, जो कि पहला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सिट्रेट बनाने वाले हैं, जो कि पहला प्रोडक्ट है। अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम्स आपका 2 कार्बन का था, एंड ऑक्जेलो एसीटेट आपका कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन होगा। गुरु गाइज आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा जो आपका, जैसा कि सिट्रेट है, आइसोसिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, ये कितने कार्बन के होते हैं, ये चीज भी आपको याद रखने की है। तो मैंने इसके लिए भी आपके लिए एक निमोनिक्स लाया हूँ। तो जैसे आपका यहाँ पर सिट्रेट बनेगा, यहाँ पर सिट्रेट के बाद अब आपका एक एंजाइम्स आएगा जिसको बोलते हैं अकोनिटेज, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अकोनिटेज। ये अकोनिटेज क्या काम करता है? इस सिट्रेट को जो है कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। एक्चुअल में क्या होता है, जो सिट्रेट है ना, सिट्रेट ये आपके जो जो भी आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, ठीक है ना। ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। अगर रह गया तो तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सिट्रेट टूट जाएगा। तो सिट्रेट टूटे ना, ये बहुत तेज होता है। सबसे फास्ट रिएक्शन आपकी यही होती है, सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट कन्वर्जन की। यहाँ पर अकोनिटेज आएगा। अकोनिटेज अब क्या काम करेगा? इसको आइसोसिट्रेट में तोड़ देगा। एक्चुअल में यहीं पर आपके 2 चीज परफॉर्म होती है। पहला आपका क्या हो रहा था? पहला आपका डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि वाटर निकलेगा। पहले वाटर निकल रहा था, फिर आपका जो है हाइड्रेशन हो रहा था, यानी कि अब यहाँ पर वाटर आपका ऐड होने वाला है, ठीक है ना। तो वो चीज आपकी यहीं पर हो रही थी गाइस, ठीक है। अगर देखो मैं इसकी आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूं, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर क्या है, OH कहां पर लगाया हुआ है? तो OH आपके तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पर OH कहां पर लगा हुआ है? तीसरे कार्बन पे। लेकिन आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर पहले डिहाइड्रेशन हुआ, फिर आपका जो है हाइड्रेशन हुआ, तो ये OH जो है उठ के अब 4 स्टेप यानी कि 4 कार्बन पे आपका आ चुका है, ठीक है ना। 4 कार्बन पे आ चुका है, एंड एक्चुअल में ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में जाता है, ठीक है ना। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में जाता है, जहां पर एंजाइम्स जो है वो कौन सा है? अकोनिटेज एंजाइम्स है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो सिट्रेट बनना है वो बनना था सिट्रेट सिंथेसिस से। आपको एंजाइम्स की चिंता तो करनी नहीं है। एंजाइम्स के लिए तो मैं आपको धांसू आइडिया देने वाला हूं, जहां पर आप एकदम समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स काम करा है, ठीक है।
अब देखो, जैसे आपका आइसोसिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट में क्या होगा कि यहाँ पर अब सबसे पहला ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन यानी कि इस आइसोसिट्रेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। एंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो है आपका NAD+, यानी कि NAD। एंड जो आपका NAD होता है ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। एंड जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा NADH+, यानी कि किस प्रकार से आपका NADH एंड प्लस H होता है, हाइड्रेशन क्या होता है वो चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे देखो ये आइसोसिट्रेट से आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट में पहुंचा, यहाँ पर क्या होने वाला है, एक आपका NADH बनना है एंड दूसरा आपका 1CO2 बनना है, वन आपका CO2 बनना है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम्स काम करेगा जिसको बोलते हैं आपका डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज, पूरा नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर देगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। यहां से भी अब आपका सेम प्रोसेस होगा, यानी कि एक आपका जो है इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना पड़ेगा। एक का मतलब एक मत समझ लेना भाई साहब इसको, एक्चुअल में हाइड्राइड, हाइड्राइड आपका जो है बाहर जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, मैंने आपको समझा रखा पहले केस, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यहाँ पर आपके बाहर जाने वाले हैं, जो कि आपका क्या होगा NADH एक्सेप्ट करेगा। एक एक्चुअली क्या होता है कि NADH ये आपका हाइड्राइड को एक्सेप्ट करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एंड एक आपका जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। एंड इसके बाद एक हाइड्रोजन आपका जो बचा हुआ है वो आपका बाहर निकल जाता है। इसी के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर बाहर निकलने वाली है। अब यहाँ पर फर्दर क्या होगा कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम्स में। एंड ये जो आपका सक्सिनिल कोएंजाइम्स है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम्स फिर कन्वर्ट होगा आपका सक्सिनेट में। एंड यहाँ पर गाइज आपको फर्स्ट लेवल की ATP देखने को मिलेगी। अगर प्लांट सेल है तो वहां पर आपको ATP देखने को मिलेगी, अगर आपका एनिमल सेल्स है यानी कि हमारे अंदर बात हो रही है तब यहाँ पर आपको GTP देखने को मिलेगी, तब यहाँ पर आपको GTP देखने को मिलने वाली है गाइज। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग जो कि आपको याद रखनी है, जो आपकी अल्फा कीटोग्लूट्रेट है ना, इसको देखो कोएंजाइम्स दिया जा रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही यानी कि सक्सिनल कोएंजाइम्स से ये कोएंजाइम्स को हटा भी दिया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपका जो है हटा भी दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये जो आपका अल्फा कीटोग्लूट्रो डिहाइड्रोजिनेज है, एक्चुअल में इसको रिक्वायरमेंट होती है एक कोफैक्टर की, जो कोफैक्टर होता है आपका को एंजाइम्स ए, ठीक है ना, जो कि बाद में आपका निकल भी जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जैसे आपका सक्सिनिल को एंजाइम्स बना, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सक्सिनेट में, ठीक है ना, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सक्सिनेट में। एंड सक्सिनेट से जब ये फ्यूमरेट के लिए जाएगा, यहाँ पर आपका फिर 2 बार से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, जिस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा आपका FAD, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका FADH2 में, ठीक है ना। क्या में कन्वर्ट हो रहा है आपका FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये बन जाएगा आपका फ्यूमरेट। एंड फ्यूमरेट के बाद ये आपका मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे ही आपका मेलेट में कन्वर्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मेलेट से जैसे ही कन्वर्ट होगा इसको चाहिए एक H2O, जहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार से आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, यानी कि वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। एंड जैसे ही आपका मेलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट में जाएगा, यहाँ पर 2 बार से आपका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा आपका NADH+, ठीक है ना। तो ये जितनी बात मैंने आपको बताई है गाइज, ये आपसे पूछी जाती है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करो, अगर इतनी बात याद न रख सको तो ये रहा आपके लिए कोड। सबसे पहले O4 ऑक्जेलो एसीटेट, C4 सिट्रेट, I4 आइसोसिट्रेट, K4 अल्फा कीटोग्लूट्रेट, S4 सक्सिनिल कोएंजाइम्स, S4 सक्सिनेट, F4 फ्यूमरेट, M4 मेलेट, ठीक है ना, M4 मेलेट। यानी कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, यहाँ से रिमूव करूँ, O4 यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट से स्टार्ट किया है, ऑक्जेलो एसीटेट, देन सिट्रेट, देन आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, देन मेलेट, सबसे लास्ट में आपका मेलेट आ जाता है। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हो, आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि ओके चांदनी इच कुमारी श्वेता सिंह इन फिल्म मेकर, यानी कि क्या होता है, जो एक प्रोड्यूसर होता है ना,
जो फिल्म का प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली आप याद कर सकते हो जो GF2 थी ना, जो GF2 थी उसका नाम वैसे तो चांदनी था घर पे, ठीक है ना, वैसे तो चांदनी था, लेकिन क्या काम करा, जब वो एक्टिंग की शौकीन थी, तो एक्टिंग की शौकीन थी तो उसका नाम बदल के वहां पर चेंज कर दिया गया कुमारी श्वेता सिंह। जैसे कि कुमार विश्वास है ना, एक कुमार विश्वास का नाम पहले विश्वास कुमार था, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, उन्होंने रखा अपना नाम कुमार विश्वास। तो यहाँ पर नाम अच्छा करने के लिए कुमारी श्वेता सिंह, क्योंकि जब कभी भी आप फिल्म में जाते हो तो फिल्म में आपको ओरिजिनल नाम देखने को नहीं मिलता। जैसे कि शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बहुत सारे फिल्मों में नाम राहुल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस चांदनी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है आपका कुमारी श्वेता सिंह इन फिल्म मेकर, ठीक है ना, जब वो फिल्म बना रही थी। यानी कि ओके चांदनी इज ओके, प्रोड्यूसर ने कहा कि ओके चांद, और यहाँ पर देखो ओके ये अलग है, ओके चांदनी इज कुमारी श्वेता सिंह इन फिल्म मेकर, चांदनी इज कुमारी श्वेता सिंह इन फिल्म मेकर, जिससे जो आपकी GF यानी कि जिस GF से बात की थी GF2 यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में, इसका नाम पता चला है चांदनी था, इसका नाम चांदनी था, जिसने जो है एक फिल्म करी, उस फिल्म में इसका नाम क्या था कुमारी श्वेता, ठीक है ना, कुमारी श्वेता सिंह। ये श्वेता सिंह क्यों कराया मैंने, क्योंकि भाई साहब एक आपके न्यूज रिपोर्टर है उसका नाम भी श्वेता तिवारी है शायद, ठीक है ना, तो शायद आज तक पे आती है, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कुमारी श्वेता सिंह, अच्छा नाम लगा मुझे, सो मैं यहाँ पर ले आया। यानी कि ओ फॉर ऑक्जेलोएसिटेट, याद रखना ऑक्जेलोएसिटेट सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट फ्यूमरेट एंड मेलेट, ठीक है ना, फ्यूमरेट एंड मेलेट। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखो कार्बन नंबर भी पूछे जाते हैं, एक इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो आपको केवल एक कोड याद रखना है 4 6 6 5 एंड 4 बार 4, ठीक है ना, यानी कि पहले ऑक्जेलोएसिटेट में 4 थे, तो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम से आएंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगा क्या अब आपका 6 कार्बन में, एंड आइसोसिट्रेट आपका आल्सो 6 कार्बोनेट है। एंड ये आपका देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो इसको अगर देखो, जैसे कि हमने क्या काम किया, ये फर्स्ट स्टेप में आपका सिट्रेट बनना है, दूसरे में आइसोसिट्रेट बनना है, तीसरे में क्या बनेगा कि आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा, क्या बनेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एंड तीसरे में हमने देखा था कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, एंड ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, यानी कि एक कार्बन बाहर निकल जाएगा तो 5 बचेंगे, एंड लगातार आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी, यानी कि एक कार्बन अब यहाँ पर और रिलीज होगा तब आपका 4 बनेंगे, एंड ये आपके लास्ट तक 4 4 ही रहने वाले हैं, यानी कि 4 कार्बन 6 कार्बन आपका 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो याद रख लेना कोड 4 6 6 5 4 4 4, ठीक है ना, ये आपका जो है सिंपल सा कोड है। यहाँ पर आपसे अगर कार्बन नंबर पूछे कार्बन नंबर बता दो, ठीक है ना। तो एक तो आपकी थी ये वाली साइकिल जो कि आपकी EGB में मैंने आपको बता दी। आई होप गाइज ये चीज आपकी याद भी रहेगी। लेकिन अगर अब आप तैयारी कर रहे हो CSIR के लिए, ठीक ना, तैयारी कर रहे हो CSIR के लिए, तो अब सुनो काम की बात, क्योंकि अब तक मैंने जो बताया ये आपके नीट के लिए काम में आने वाले थे, ठीक है ना, ये आपके नीट के लिए काम में आने वाली थी। लेकिन अगर आप CSIR के योद्धा हो तो आपको कुछ और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 स्टेप को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, सिट्रेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था गाइज, हमें पता है कि आपका सिट्रेट बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम्स जो कि आपका पायरुवेट से आ रहा था, जो कि आपका पायरुवेट से आ रहा था, ये आपका 2 कार्बन का होता है, कितने कार्बन का 2 कार्बन का। एंड दूसरा आपका ऑक्जेलो एसिटेट, ये आपका 4 कार्बन का होता है। दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट एंजाइम्स कौन सा है, सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक ना, कौन सा है सिट्रेट सिंथेटेज है यहाँ पर। एंड ये सिट्रेट सिंथेटेज जैसे कि इसका नाम बता रहा है सिंथेसिस करना, तो किस चीज के सिंथेसिस करेगा, सिट्रेट के सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये बड़े ही आराम से क्या काम करेगा, वाटर को लेगा, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रेशन, यानी कि यहाँ पर देखो क्या करने वाला है,
कि ये स्टार्टिंग में आपका वाटर को बाहर निकालेगा, कंडेंस हो रहा है, ना कि यहाँ पर जुड़ेगा। ये आपका वाटर बाहर जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड ये आपका कोएंजाइम्स को भी बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। ये आपका बाहर का रास्ता दिखाने वाला है, जिससे बन जाएगा आपका सिट्रेट, ठीक है ना। जिससे क्या बनने वाला है, आपका सिट्रेट बनने वाला है। अब ये था आपका पहला स्टेप। इस पहले स्टेप में क्या होता है, आपको काफी सारी चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट में क्या हो रहा है कि जो एंजाइम्स है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। ये आपका एक प्रकार का एलोस्टेरिक एंजाइम्स है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स है, यानी कि ये आपका रेगुलेशन करवाएगा। एलोस्टेरिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। मान लो ये आपका कोई अगर एंजाइम्स है, तो एक तो होती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स एंड एक एक्स्ट्रा साइट होती है जहां पर आपका इनहिबिटर आकर के जुड़ सकता है, या फिर आपका पॉजिटिव जो आपका जो है यानी कि प्रमोटर आकर के जुड़ सकता है। इनहिबिटर या फिर आपका प्रमोटर आकर के, दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है। तो अगर बात करूं यहाँ पर एक्टिवेटर की, कि एक्टिवेटर की तरह काम कौन करेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता रखे जो आपके पीछे के जितने भी सबस्ट्रेट हैं वे सबके सब एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे। लेकिन जितने भी आगे के सबस्ट्रेट हैं वे सारे के सारे कैसे काम करने वाले हैं, इनहिबिटर की तरह काम करने वाले हैं। जैसे कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम्स आ रहा है सिट्रेट के लिए, तो ये आपका एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। ऑक्जेलो एसिटेट आ रहा है, तो ये आपका किसका के लिए काम करेगा, ये आपका एक्टिवेटर के लिए काम करेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऑक्जेलो एसिटेट तो आगे मतलब आगे बनेगा जाकर के, लेकिन यहाँ पर एक इसको चाहे किसी भी प्रकार से समझ लेना, ऑक्जेलो एसिटेट यहाँ पर आपका जो है एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। आपका जो है एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इनहिबिटर में कौन है कि नेक्स्ट ऑल प्रोडक्ट जितने भी होंगे यहाँ पर आपके, वे सारे के सारे आपके किसकी तरह काम कर रहे हैं, इनहिबिटर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि एटीपी, जैसे कि जीडीपी, जैसे कि सॉरी जीटीपी, एनएडीएच, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड कोएंजाइम्स, ठीक है ना। ये आपको बात याद रखनी है। अब कुछ नोट लिखा हुआ है वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट होता है जिसको बोलते हैं मोनोफ्लोरोसिट्रेट। मोनोफ्लोरोसिट्रेट एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये मोनोफ्लोरोसिट्रेट बन गया तो यहाँ से आपका फ्लोरो एसिटेट बनता है। क्या बनेगा आपका, इससे आपका फ्लोरो एसिटेट बनेगा, फ्लोरो एसिटेट बनेगा। एंड ये फ्लोरो एसिटेट आपका क्या होता है, एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है। ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है। एंड ये आपका एक्चुअल में इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, तो ये इस सिट्रेट को इनहिबिट नहीं करेगा कभी। इस सिट्रेट को समझो, ये आपका जो आगे वाला अकोनिटेज नाम का एंजाइम्स है, यानी कि दूसरे स्टेप का जो आपका एंजाइम्स है उसको जो है स्टॉप कर देगा, उसको बंद कर देगा। अगर उसको बंद करा तो पूरी की पूरी क्रैब्स साइकिल आपकी जो है ढेर हो जाएगी, क्रैब्स साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्टेप देखो, जहां पर आपका अकोनिटेज नाम का एंजाइम्स हेल्प कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि वाटर बाहर जाएगा। देन दूसरे स्टेप आपका हाइड्रेशन हो रहा है, जहां पर वाटर अंदर आने वाला है। एंड सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट ये चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है, यानी कि OH पोजीशन है, वो अब आपकी चेंज हो जाएगी, वो अब आपकी चेंज होने वाली है। इसलिए करा जाता है, चूंकि सिट्रेट आपका एक स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में काम नहीं करता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है आइसो सिट्रेट के रूप में। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका ऑक्सीडेटिव, यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब होता है कि आपका जो आइसोसिट्रेट बना है यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोला गया है ऑक्सीडेशन। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब आपका CO2 बाहर का रास्ता देखने वाला है, CO2 आपका बाहर का रास्ता देखने वाला है। आई बात समझ में, क्या लिखा हुआ है वो चीज गाइस मैं आपको समझा चुका हूँ। निगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कौन होगा, जितने भी पीछे वाले होते हैं वे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी आगे वाले होते हैं वे सारे के सारे निगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। चौथा स्टेप देखो कि भाई साहब सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद में क्या होगा कि आपका चौथा स्टेप होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट का, जहां पर आपका जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, ठीक है ना।
सॉरी अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपका जो है सक्सिनिल कोएंजाइम्स बनता है। यहाँ पर भी गाइज आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेटिव एंड डीकार्बोक्सिलेशन होने वाला है। एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव में आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट है ये आपका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा एंड आपका जो है इसको यूज कौन कर लेगा, इसको NAD पॉजिटिव यूज करके अपना अपने आप को रिड्यूस फॉर्म में ले जाएगा यानी कि NADH में कन्वर्ट कर लेगा। आगे बात समझ में बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक्चुअल में ये आपका ये जो एंजाइम्स होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होता है जहां पर आपके 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला होता है आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा होता है आपका ट्रांसक्सिनेज एंड तीसरा होता है आपका डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना, जहां पर देखो डिहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज में आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज में। ठीक है ना, आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, इसको आप देख लेना, पढ़ लेना। फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, किस प्रकार से आपका सक्सिनेट बनेगा, तो सक्सिनिल कोएंजाइम से आपका सक्सिनेट बनता है जहां पर आपको फर्स्ट आपको जो है सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन देखने को मिलता है। अगर जीटीपी है तो एनिमल का केस है, एटीपी है तो प्लांट का केस है। ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखने वाली है। एंड दिस जीटीपी कैन बी यूज टू फॉर्म एटीपी। ठीक है ना, जीटीपी से हम एटीपी में चेंज कर सकते हैं यानी कि न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज के थ्रू। एंड एटीपी एंड जीटीपी आर एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट, यानी कि इनके अंदर जो एनर्जेटिक पावर होती है वो सेम होती है। आई होप गाइज आपको पता हो 1 एटीपी किसके बराबर होती है, 1 एटीपी आपका 7.3 किलो कैलोरी। ठीक है ना, 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होती है। एंड ये एटीपी जो होती है ये आपकी फ्री एनर्जी में गिनी जाती है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है ना, आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। 6 स्टेप देखो जहां पर आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट हो रहा है, जहां पर आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को FAD आपका जो है एक्सेप्ट करेगा एंड बन जाएगा FADH2 में। एंड यहाँ पर आपका गाइज फ्यूमरेट बनने वाला है, यहाँ पर आपका फ्यूमरेट बनने वाला है। एंड अगर मैं आपको एक बात और बता दूं तो गाइज याद रखने वाली बात यह है, इस सक्सिनेट का एक आपका क्या होने वाला है, एक इनहिबिटर होने वाला है। उस इनहिबिटर का नाम क्या होता है, मैलेट। ठीक है ना, उस इनहिबिटर का क्या नाम होता है, मैलेट नाम होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना, अब मैं चलता हूं थोड़ा आगे। स्टेप नंबर 7 देखो, जहां पर आपका हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट यानी कि वाटर बाहर निकलेगा। वाटर OH एक यहाँ पर निकल रहा है, H यहाँ पर निकल रहा है, दोनों को मिलाया, दोनों को मिला करके बना दिया हमने H2O। ठीक है ना, यानी कि हम बोल देते हैं कि आपका वाटर बाहर निकल रहा है, यानी कि जो फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका एल मैलेट में। ठीक है ना, आपका एल मैलेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका 8 स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप आता है, जहां पर आपको ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट देखने को मिलता है, जो कि ऑक्सीडेट होकर के आपका ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, जहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को देखो। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉन निकलना बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं एंड प्लस 2 प्रोटॉन निकलना है, उस बात को याद रख लेना। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन प्लस। ठीक है ना, तो इसमें से अगर मैं हाइड्राइड की बात करूं यानी कि H निगेटिव की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन मिलकर के आपका 1 प्रोटॉन बोल लो, 1 हाइड्रोजन बोल लो, ये मिलकर के आपका हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्राइड इस NAD प्लस में जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस हाइड्राइड करेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन बच जाता है जो कि फ्री फॉर्म में आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है जो कि दोबारा से 4 कार्बन का होता है, जो कि दोबारा से 4 कार्बन का होता है। अब ये था आपके लिए सिंपल सा, जितना भी पाथवे होता है वो है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो आपको टोटल एटीपी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में कितनी एटीपी मिलने वाली है गाइस। आपको पता होगा कि आपका जब हम पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम्स में जाते हैं तो आपको एक NADH मिलता है, एक NADH मिलता हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल एक पायरुवेट साइकिल से, जबकि आपको पता है एक ग्लूकोज से आपका 2 पायरुवेट मिलते हैं, 2
पायरुवेट मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ पर अगर इंटू टू करूँ, ठीक है ना, इंटू टू करूँ एंड यहाँ पर मैं आपको अगर कुछ बताऊं कि भाई साहब जो आपका NaDH होता है, NaDH जो होता है वो आपका इक्वल होता है किसके, 2.5 एटीपी के, ठीक है ना। 2.5 एटीपी के इक्वल होता है। किस प्रकार से 2.5 एटीपी के इक्वल होता है बात करेंगे हम आगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो आपका FADH2 होता है, जो आपका FADH2 होता है ये आपका इक्वल किसके होता है, ये होता है आपका 1.5 एटीपी के, ठीक है ना, 1.5 एटीपी के इक्वल होता है। एंड यहाँ पर आपकी जो जीटीपी होती है, जीटीपी इक्वल होती है आपकी एटीपी के, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, आपका एटीपी के। या फिर इसको हम अगर देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं, या तो कहीं पर आपको सीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, यूटीपी, जीटीपी, जीटीपी एंड आपको जो है टीटीपी, टीटीपी, अगर ये चीज देखने को मिलते हैं तो ये सारे के सारे इक्वल है, यानी कि 1/1 इक्वल है ये आपके एटीपी के। इस बात को याद रख लेना, यानी कि सेम काइंड की एनर्जी भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है ना। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो दो दो अगर सब में मैं इंटू टू कर दूं, सब में अगर मैं इंटू टू कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो पायरुवेट है, ठीक है ना। कितने पायरुवेट है, दो पायरुवेट है। एक पायरुवेट यहाँ पर ये सॉरी एक आपका NaDH कितने का 2.5 का, इंटू टू करेंगे टोटल कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। एंड यहाँ पर भी आपका कितना आने वाला है, ये भी आपका 5 आने वाला है, क्योंकि आपको चार याद रख लेना, मैंने बताया था चार ऑक्सीडेशन होते हैं, जो कि तीन तो आपके स्पेसिफिकली क्या होते हैं, दो ये रहे एंड एक ये रहा, एक ये रहा, जहां पर आपको NaDH मिलता है एंड चौथे नंबर का आपका FADH2 मिलता है। तो यहाँ पर भी देखो 5 आने वाला है, यहाँ पर 5 आने वाला है, यहाँ पर आपका 3 आने वाला है एंड यहाँ पर भी आपका जगह 5 आने वाला है। 1 यहाँ पर 1 1 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा। जोड़ लो इसको, कितने और बैठ रहे हैं, ये आपके 15 ये रहे, ठीक है ना, 15 ये रहे, 8 ये रहे एंड 2 ये रहे, तो इसको बना दूंगा मैं 10, ठीक है ना, 10 एंड 15 ये रहे, तो टोटल मिलाकर के ये हो जाएंगे आपके 25। यानी कि टोटल यहाँ पर कितने बैठ रहे हैं आपको 25, याद रख लेना 25 आपके जो है क्या बैठ रहे हैं यहाँ पर एटीपी बैठ रहे हैं, 25 एटीपी बैठ रहे हैं। एंड गाइज अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके 7 एटीपी मिल रहे थे। आपको कितने एटीपी मिल रहे थे, 7 एटीपी मिल रहे थे। आपके टोटल कितने हो जाते हैं 32 एटीपी मिल जाते हैं, ये 7 मैंने ग्लाइकोलाइसिस के जोड़े थे। आपको क्या होता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें तो सेम कहानी होती है कि 32 ही आपको जो है एटीपी मिलेगी। लेकिन जब आप बात करते हो यूकैरियोट्स के अंदर, जब आप बात करते हो यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक्स में एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान दो पाथवे चलते हैं, जहां पर आपको जो है फलस्वरूप या तो 30 एटीपी मिलेंगे टोटल, या फिर 32 एटीपी मिलेंगे। तो अब ये 30 कहां पर मिलते हैं, 32 कहां पर मिलेंगे, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है आपका फास्फोराइलेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेज दोनों प्रकार के पाथवे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ, आप भी तैयार रहिए अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल कंप्लीटली समाप्त होता है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाता है, इससे बाहर यहाँ पर आपका कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दो का मतलब होता है इंटू 2 करेंगे तो टोटल आपकी 4 कार्बन डाई रिलीज, यानी कि 4 कार्बन आपके यहाँ पर रिलीज होते हैं, 4 कार्बन यहाँ पर आपके रिलीज हो रहा है, यानी कि 4 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होगी। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है एंड स्पेसिफिकली मैं उसी क्वेश्चन को लेकर के आने वाला हूं अब, क्योंकि वो आपका और मतलब 10-20 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्चुअल में मैं आपको बता चुका हूं ग्लाइकोलाइसिस में आपके 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट में आते आते ये 3 कार्बन बचते हैं एंड एसिटाइल कोएंजाइम्स में आते आते ये आपके कितने कार्बन बचते हैं, ये आपके बच जाते हैं भी आपके 2 कार्बन, ठीक है ना, एसिटाइल कोएंजाइम्स में। लेकिन जब ये आपका क्रेब्स साइकिल में जाता है, जब ये क्रेब्स साइकिल में जाता है तो अब 4 कार्बन यहां से आपके रिलीज हो रहा है, 4 कार्बन यहां से आपके रिलीज हो रहा है। तो अब ये कार्बन का कौन सा नंबर है, ठीक है ना, कार्बन का कौन सा नंबर है जो कि आपका रिलीज हो रहा है ये 4 कार्बन का, तो ये चीज आपसे गाइज पूछी जाती है, यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही देखेंगे कि सबसे पहले ये जो आपके 4 कार्बन रिलीज हुए हैं, ये जो 4 कार्बन रिलीज हुए हैं, ठीक है ना, ये आपके जो है कौन से कार्बन नंबर के थे,
ये आपके या तो मतलब पीछे से चले हुए आ रहे हैं, बे कार्बन थे यानी कि जो ग्लूकोज से चले हुए आ रहे हैं, क्या इनमें से कौन कौन से कार्बन आपके जो है बाहर निकले हैं, या फिर जो हमने ऑक्जेलो एसीटेट लिया था उसका कार्बन निकला है। वही चीज गाइज हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आई होप गाइज आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।